20 दिसंबर 1969 17 साल का डेविड और 16 साल की बेटी अपनी कार लेकर घर से निकलते हैं और एक ग्रेवल पार्किंग लॉट के पास जाकर रुकते हैं। उन्हें कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं तो वो लोग अपनी विंडोज डाउन करते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि उनके पास ही में एक और कार पार्क हुई है। डेविड देखता है एक आदमी उस कार से बाहर आता है एक गन के साथ। डेविड बहुत डर जाता है। वो बेटी को बोलता है भागो यहाँ से, लेकिन वो इंसान तेजी से वहाँ दौड़ के आता है और डेविड और बेटी दोनों को ही शूट करके खत्म कर देता है। 4 जुलाई को पिछले क्राइम सीन से बस 20 मिनट की दूरी पे यानी ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में वो इंसान एक फ्लैशलाइट लेके पहुंचता है और फिर से एक पार्क्ड कार पे अटैक कर देता है जिसपे माइकल और डार्लिन बैठे थे। वो उन्हें शूट करके चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस आके उन्हें फिर से शूट करता है, कंफर्म करने के लिए कि वो लोग मारे ही जाएं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। हालांकि उस समय तक माइकल और डार्लिन दोनों ही जिंदा थे, पर बाद में बस माइकल ही बच पाता है। माइकल क्योंकि अब जिंदा था इसलिए पुलिस उससे शूटर का डिस्क्रिप्शन मांगती है। वो बताता है कि शूटर 26 से 30 साल के आसपास का एक वाइट मेल है, लगभग 90 किलो का है, 5 फुट 8 इंच के आसपास उसकी हाइट है, बड़ा सा फेस है और कर्ली ब्राउन से हेयर्स के साथ साथ उसका बिल्ड भी थोड़ा सॉलिड सा है। हालांकि अभी तक किलर बस छोटे मोटे मर्डर्स कर रहा था, लेकिन अब वो अपना रियल गेम खेलना चालू करता है। माइकल और डार्लिन वाले अटैक के कुछ घंटे बाद पुलिस को किसी रैंडम इंसान का कॉल आता है जो कि किलर होने की बातें कर रहा था। वो इंसान ये भी कहता है कि डेविड और बेटी के मर्डर्स के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। 1 अगस्त को कैलिफोर्निया की 3 बड़ी एजेंसीज को 3 आइडेंटिकल हैंड रिटन लेटर्स आते हैं, उसी इंसान के जो पुलिस को कॉल कर रहा था। उन लेटर्स में कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो बस पुलिस और किलर को पता हो। वो ये सारी चीजें इसलिए मेंशन कर रहा था ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वही किलर है। लेकिन उन लेटर्स की सबसे खास बात ये थी कि उनके साथ 3 डिफरेंट कोड्स भी आए थे। किलर ने ऐसा बोला था कि इन कोड्स को क्रैक करने से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। वो डिमांड भी करता है कि इन कोड्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाए, वरना वो और लोगों को मारेगा। लेटर्स के एंड में उसने एक फ्रेज लिखा था, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। ये पहली बार था कि किलर अपने आप को ज़ोडिएक बुला रहा है। 8 अगस्त को इनमें से एक कोड को एक कपल क्रैक कर लेता है। हालांकि 27 सितंबर नापा कैलिफोर्निया में 22 साल की सिसिलिया और 20 साल का ब्रायन अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे लेक बेरिसिया के शोर्स पे। तभी सिसिलिया देखती है कोई इंसान पेड़ के पीछे छुप के उन्हें चुपचाप देख रहा है। कुछ देर बाद वो इंसान बाहर आता है एक एग्जीक्यूशनर स्टाइल हुड पहन के। उसके चेस्ट पे एक ज़ोडिएक का सिंबल था, उसके पास एक लंबा सा चाकू था और एक गन भी। वो सिसिलिया और ब्रायन को पेड़ से बांध के उन पे चाकू से हमला करने लगता है, जिससे उन दोनों को काफी चोट आती है ऑब्वियसली, और दोनों बेहोश भी हो जाते हैं। इस सब के बाद वहाँ पुलिस आती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिसिलिया हॉस्पिटल में मारी जाती है, पर ब्रायन बच जाता है। ब्रायन ने बताया कि उनका अटैकर लगभग 6 फीट के आसपास का है, तकरीबन 113 से 114 किलो का है, उसके डार्क ब्राउन से बाल हैं और थोड़ा सा सॉलिड सा दिखता है। ये सारी चीजें उसने हुड के आई होल से देखी थी। इस सब के बीच ब्रायन की कार पे एक मैसेज भी मिलता है जिसपे एक ज़ोडिएक साइन था और बाकी की जो 3 किलिंग्स थी उनकी डेट्स भी रखी हुई थी उस पे। 11 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक कैब ड्राइवर पॉल अपने कस्टमर्स को उनकी लोकेशन पे ड्रॉप कर रहा था। कुछ देर बाद यानी 10 बजे के आसपास वो अपने लास्ट कस्टमर को पिक करता है। कस्टमर की बताई हुई डेस्टिनेशन रीच करने के बाद जब पॉल अपने पैसे मांगता है तब पैसे की जगह वो कस्टमर उसे एक हेडशॉट मार देता है। उस गन शॉट की आवाज एक छोटी लड़की को सुनाई देती है और वही लड़की उस शूटर का एक अच्छा खासा लुक भी देख पाती है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। वो लड़की और जो बाकी विटनेसेस थे वो बताते हैं कि शूटर जो था वो एक वाइट मेल था, 30 साल के आसपास का। उसके रेडिश ब्राउन बाल थे एक क्रू कट के साथ और उसने एक बड़ा सा चश्मा भी पहना हुआ था। हालांकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन गलती से एक अफ्रीकन अमेरिकन को शूटर के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती है। ऑफिसर डॉन और ऑफिसर एरिक जब क्राइम सीन की तरफ जा रहे थे तब उन्हें एक वाइट मेल दिखा था जो उस छोटी लड़की के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से
काफी ज्यादा मैच हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि वो एक अफ्रीकन अमेरिकन की तलाश कर रहे थे। इस इंटरेक्शन के बारे में ज़ोडिएक अपने आगे आने वाले लेटर्स में डिटेल में बात करता है, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि डॉन और एरिक ने उस देश के सबसे बदनाम किलर को ही देखा था, बिना ये जाने कि वो कौन है। आगे चल के सभी डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पे एक स्केच भी बनाया जाता है। एक और काफी जरूरी सबूत था टैक्सी के अंदर एक खून से लगा हुआ फिंगरप्रिंट। हालांकि आगे के लेटर्स में ज़ोडिएक बताता है कि उसने ये फिंगरप्रिंट वहां जानबूझ के छोड़ा था ताकि वो पुलिस को ट्रिक कर सके। पॉल वाले इंसिडेंट के 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, जो कि एक एजेंसी थी उस समय पे, एक लेटर आता है जिसमें राइटर पॉल के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। उस लेटर में जो बात लिखी थी उसे प्रूव करने के लिए लेटर में पॉल की शर्ट का एक फटा हुआ ब्लडी पीस भी भेजता है। इतने सब के बाद एक ज़ोडिएक टास्क फोर्स बनाई जाती है ताकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। 20 अप्रैल 1970 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स को भेजे गए एक लेटर में एक साइफर मिलता है। वैसे साइफर का मतलब कोई सीक्रेट मैसेज या कोड होता है। उस साइफर में लिखा था माय नेम इज ब्लैंक। ज़ोडिएक ने 1971 तक लेटर्स भेजना जारी रखा, फिर उसके बाद रुक गया और फिर 1974 में उसने अपना आखिरी लेटर भेजा जहां वो 37 लोगों को मारने का दावा करता है। और अजीब बात यह है कि उसने द एग्जॉर्सिस्ट देखने का अपना रिव्यू भी भेजा था, कोट करते हुए द बेस्ट सैटिरिकल कॉमेडी आई हैव एवर सीन। पर अब बात आती है कि ज़ोडिएक किलर था कौन। अब हमारी पहली थ्योरी निकल के आती है एक टिकटॉकर से, जो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी ज़ोडिएक किलर है, क्योंकि उनकी शक्ल ज़ोडिएक से मैच होती है और वो अंटिल की स्पेलिंग को अंटिल लिखते थे। ये सेम मिस्टेक ज़ोडिएक भी करता था। हालांकि इससे ये प्रूव नहीं होता कि उसके दादाजी ही ज़ोडिएक हैं। तो दूसरी थ्योरी जो कि थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा फेक लगती है, उसके हिसाब से ज़ोडिएक किसी डीमन के द्वारा पोजेस्ड था। इस थ्योरी को इस फैक्ट से प्रूव किया जाता है कि उसने द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का मजाक बनाया, क्योंकि मूवी वाला फियर उसके रियल डिमोनिक रिचुअल्स के सामने मजाक जैसा था। ऐसा भी बोला जाता है कि ज़ोडिएक को वो डीमन धीरे धीरे डिस्टॉर्ट कर रहा था, क्योंकि हर डिस्क्रिप्शन अलग अलग था। और उस डीमन ने अपना रिचुअल कंप्लीट होने के बाद 1971 में ज़ोडिएक को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया। विक्टिम्स को मारने का मोटिव क्लियरली सैक्रिफिशियल भी लग रहा था, क्योंकि मतलब रॉबरी तो नहीं थी किसी भी विक्टिम में मारने के बाद, और सर्टेन नंबर ऑफ किलिंग्स के बाद डिसअपीयर हो जाना। इसके लिए बताया जाता है कि उस डीमन का कोटा पूरा हो गया, तब वो वेनिश हो गया। इसको और एविडेंट बनाने के लिए पैराडाइज वाली बात रिपीट की जाती है और बोला जाता है कि डीमन ने ह्यूमन सोल्स के बदले ज़ोडिएक से एक डील की थी। तो अब ज़ोडिएक के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अब हम यहीं रुक जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हाइप कर देना। हम मिलते हैं अगली और एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।